हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस बायो का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो लाइफ प्रोसेस जो दे रखा है तुम्हारे क्लास में, वो जो दे रखा है वो प्लांट का अलग और एनिमल का अलग करके दे रखा है। तो हम लोग वो साथ में दे रखा है, लेकिन हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे देखो, जैसे अगर बोले कि लाइफ प्रोसेस जो होता है, लाइफ प्रोसेस मतलब वो सारा प्रोसेसेस जो हमारे लाइफ में अकर होते हैं। जैसे कि प्लांट में अलग उसका प्रोसेस है, जब वो उसके जन्म से लेकर के जो उसके मेटाबॉलिज्म है जिससे कि वो जीवित रह पाएगा। उसके बाद एनिमल में जो है वो पढ़ेंगे। तो वो लाइफ प्रोसेस हम लोग दे रखा है साथ में, पर हम लोग क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट पढ़ेंगे अलग से, और फिर क्या पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस ऑफ एनिमल। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल, जितने भी लाइफ में होने वाले प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। तो एनिमल में आ जाओ। एनिमल में हम लोग जो लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, बताओ तो सबसे पहले क्या हो गया, डाइजेशन। तो डाइजेशन के बारे में लाइफ प्रोसेस पढ़े। ठीक है, पहला हो गया डाइजेशन। अब द सेकेंड वन, डाइजेशन के बाद क्या हो गया बताओ, रिस्पायरेशन। कि डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में होता है कि जो तुम खाना खाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, है ना, और प्रोटीन हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। अब ये सिंपलर मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ग्लूकोज C6H12O6 में टूट गया। तो इस जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें कि ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में चला गया, अब वो इस ग्लूकोज को जो रिस्पायर करके एटीपी फॉर्म करेगा, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन। अब इससे क्या बन जाएगा बोलो, इससे बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी। और यहाँ पे यूज क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन बोलेंगे। तो इस वाले प्रोसेस को पढ़ेंगे। मतलब हमारे अंदर सबसे पहले क्या हुआ, डाइजेशन, फिर क्या हुआ, रिस्पायरेशन, और उसके बाद जब डाइजेशन रिस्पायरेशन हुआ तो इससे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा, है ना, जैसे कि CO2 निकला। तो CO2 को हम लोग ब्रीदिंग करके जो है, ब्रीदिंग करके क्या कर सकते हैं, उसको बाहर कर सकते हैं, और O2 को अंदर लेना पड़ेगा। तो O2 को लेना और CO2 को बाहर करना, इसी को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। अब इसके बाद आ जाओ इसके बाद एक्सक्रीशन नाम का एक प्रोसेस होगा। एक्सक्रीशन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, यूरिन बनता है, जिससे कि ब्लड क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, और ब्लड फिल्टर बना करके यूरिन जो बनेगा उसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन जब होगा, और क्या होगा, ब्लड को सर्कुलेट भी करना है, तो एक होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि हार्ट होगा हमारे पास, और उस हार्ट से जो है बम पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाएंगे, जिससे कि O2 हर एक सेल के पास पहुंच जाए। और उसके बाद सेल के पास क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वहां पर रिस्पायरेशन होगा, और रिस्पायरेशन होगा तो CO2 बनेगा। अब O2 लेकर के CO2 बनाएगा, अब उस CO2 को वापस कैरी आउट करके फिर हम लोग एल्वोलाई के पास ला करके उसको बाहर चेक कर देंगे। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ब्रीदिंग। तो ये सर्कुलेशन सिस्टम है, जो इसमें हार्ट इंक्लूड होगा। अब ये जितने भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स के अंडर पढ़ेंगे। अब लाइफ प्रोसेस इन प्लांट के अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसे कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, तो उसके हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब प्लांट हार्मोन्स के बारे में, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट। अब क्या, जैसे कि इसमें क्या है, इसका ग्रोथ कैसे होता है, जैसे कि टेंड्रिल्स है ना, ये सब हो गया। फिर जो हमारा टच मी नॉट प्लांट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन एनिमल, और इस लाइफ प्रोसेस इन एनिमल में भी सबसे पहले डाइजेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दी डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन सबसे पहले जो है कहाँ स्टार्ट होगा, तो डाइजेशन में देखो, डाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि डाइजेशन में हम लोग करते क्या। डाइजेशन में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम लोग सिंपलर वन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड, उस कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म। तो ये जो सिंपलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जैसे हमारे पास होगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे कि स्टार्च जो है, वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमको सिंपलर वन में कन्वर्ट करना होगा, इसी को डाइजेशन बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को जब कन्वर्ट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा तुम्हारे ग्लूकोज में, हाँ कि ना। अब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में भी ये ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है ना, माल्टो, तो इसमें कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फूड है, लेकिन हम लोग देखो, हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, खाते हैं प्रोटीन, खाते हैं स्टार्च, खाते हैं फैट्स, बट वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, एब्जॉर्ब होगा सिंपलर फॉर्म में। तो इस जो कॉम्प्लेक्स फूड जो हम लोगों ने खाया, और जो सिंपल फॉर्म एब्जॉर्बल फॉर्म है, तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को ही डाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी डाइजेशन, ये डाइजेशन, ये डाइजेशन, ये डाइजेशन कहलाता है। अब ये क्या है, ये सिंपलर फॉर्म है, इसी को क्या बोल सकते हो, एब्जॉर्बल
फॉर्म। तो ये सिंपलर फॉर्म या फिर जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। अब ये जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होता है बताओ? अमीनो एसिड। और जो फैट्स है ये फैट सिंपलर में कन्वर्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो इसमें कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, चलो। तो ये डाइजेशन वाला प्रोसेस है। लेकिन अब इसमें हम लोगों को देखना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है और फैट्स का डाइजेशन कैसे होता है। ये अगर हम लोग देख लिए तो डाइजेशन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले देखना, जैसे मान लो कि अगर बनाया जाए तो ये एलिमेंट्री कैनाल, ये स्टमक, है ना, और इस तरीके से जो ये ड्यूडेनम होता है और उसके बाद इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर ये खुल जाता है जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा पार्ट होगा, ये होगा इसका एनस और ये सिक्कम होगा इसका। तो देखिए, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले माउथ। तो ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी। और ये बकल कैविटी में सबसे पहले डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन बकल कैविटी। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन बकल कैविटी। तो सबसे पहले तुम स्टार्च खाओगे। स्टार्च खाओगे तो जो स्टार्च है वो बकल कैविटी में जाएगा और ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। अब सुनना, ये जो कार्बो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। इस किस लोकेशन पे हो रहा है? इसको बोलते हैं माउथ। ये माउथ के लोकेशन में है, बकल कैविटी के लोकेशन में स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? माल्टोज में। जो यहाँ पे इंजाइम लगेगा, द इंजाइम जो लगेगा उसका नाम क्या है? सेलेवरी सेलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज। क्या नाम है इसका? सेलेवरी एमाइलेज। जिसको एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइलीन। तो स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, उसमें जो इंजाइम लगता है उसका नाम है सेलेवरी एमाइलेज और उसको हम लोग टाइलीन भी बोलते हैं। तो ये डाइजेशन हुआ स्टार्च का सबसे पहले माल्टोज में। तो यहाँ पे जब मान लो तुमने स्टार्च खाया, अब वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया है? माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है। अब सुनना, ये जो स्टार्च होता है ये होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि सेकेराइड जो है वो बहुत सारा एक साथ कंबाइंड हो गया, दैट इज नॉन एज पॉलीसेकेराइड। अब ये पॉलीसेकेराइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? डाइसेकेराइड। ये होता है डाइसेकेराइड। तो जो पॉलीसेकेराइड्स है वो किस में कन्वर्ट हो गया? डाइसेकेराइड्स में। तो डाइजेशन का मतलब ही तो है ना, जो बहुत बड़ा है उसको पहले छोटे में कन्वर्ट करो, फिर छोटे में। तो माउथ में क्या होता है? स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, जिसमें सेलेवरी एमाइलेज टाइलिन एक्ट करता है, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस माउथ में स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डाइजेशन ऑफ, क्या बोलेंगे कि डाइजेशन जो है किस चीज का डाइजेशन बोलो? कार्बोहाइड्रेट का। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट्स इन, स्टार्ट्स इन माउथ। माउथ में होता है। और माउथ में होता क्या है कि स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है? माल्टे सॉरी, इसका जो एंजाइम यूज होगा उसका एंजाइम का नाम क्या है? सेलेवरी एमाइलेज, या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइलीन। ठीक है जी। अब चलो, ये है स्टमक। स्टमक में किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब ये है ड्यूडेनम, जिसको क्या बोल रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? क्या होगा कि ये जो माल्टोज है, अब इस माल्टोज का माल्टोज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो माल्टोज अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। क्योंकि बताओ ये डाइसेकेराइड था, ये क्या था? ये डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड बनता कैसे है? दो मोनोसेकेराइड के यूनिट के कंबाइन होने से। तो ये है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड बनेगा कैसे? दो मोनोसेकेराइड के यूनिट से। तो ये एक मोनोसेकेराइड है और ये एक मोनोसेकेराइड है, दोनों मिल करके क्या बना दिया? डाइसेकेराइड। तो माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में जुड़ता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माल्टोज है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में जो है वो तुम्हारा टूट जाएगा। अब देखना, अब बहुत सारा डाइसेकेराइड होता है, जैसे यहाँ माल्टोज है, उसी तरीके से एक होता है जिसका नाम होता है लैक्टोज। तो ये जो लैक्टोज है वो किस में टूटता है? ये टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है जी। उसी तरीके से एक और डाइसेकेराइड होता है जिसका नाम क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो इस तरीके से जो है हमारा डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का।
हम लोगों ने यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट अच्छे तरीके से देख लिया। तो सुनो, माउथ में डाइजेशन, कोई भी पूछे डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, क्या बोलोगे? माउथ में। क्यों? क्योंकि माउथ में स्टार्च माल्टोज में करना है, और डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट होता है, वो किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का लोकेशन क्या है? दो, पहला बकल कैविटी और दूसरा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, अब देखो, अब बताना ग्लूकोज, ये तो इस प्रोसेस को अपन ने देख लिया। बताओ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया कि ग्लूकोज में टूटेगा, फ्रक्टोज में टूटेगा, इस तरीके से गैलेक्टोज में टूटेगा, और इसका अब एब्जॉर्प्शन होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजेशन। तो डाइजेशन का पहला पार्ट कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं, जिसको बोलते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखो, अब बात करने वाले हम लोग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। दूसरा टॉपिक क्या है? डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होगा? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब सुनना, ये क्या था? बकल कैविटी है ना, ये क्या था? बकल कैविटी। लेकिन अभी यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि बकल कैविटी में किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है? अब देखना, प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ होता है? स्टमक में होता है ना? तो क्या लिखोगे? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन, है ना? तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो स्टार्ट होता है। अब सुनो, स्टमक में जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होता है, तो स्टमक में कुछ इंजाइम होना चाहिए जो कि इसको डाइजेस्ट करवाएगा। तो इंजाइम जो होता है, इंजाइम, इंजाइम, इंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक, इंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक, वो कौन सा इंजाइम है? पहला, जैसे कि HCl, HCl जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है। और पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, तो पेप्सिनोजेन जो है वो एक इनएक्टिव एंजाइम है, जिसको एक्टिवेट कौन करता है? HCl। और HCl, पेप्सिनोजेन, और एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है बोलो? जिसका नाम है तुम्हारा म्यूकस। म्यूकस एक एंजाइम नहीं, एक्चुअली वो म्यूकस जो है वो HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है लाइनिंग बना देता है स्टमक में, इस तरीके से लाइनिंग बना देगा। जब, क्योंकि HCl का पीएच होता है 1.8, अगर वो 1.8 पीएच जाएगा तो वो जो है वो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए म्यूकस का लेयरिंग जो है उससे प्रिवेंट करता है। अब ये पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होगा? पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। और इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज HCl। ये HCl जो है वो पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन। अब सुनना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक। तो ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे एक्ट कौन करेगा? पेप्सिन एक्ट करेगा। कौन एक्ट करेगा? ये पेप्सिन एक्ट करेगा। और ये पेप्सिन जो है उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोटॉन्स एंड प्रोटियोजेस में, प्रोटॉन्स एंड प्रोटियोजेस में, ठीक है? अब ये क्या, स्टमक में डाइजेशन हो गया किस चीज का? प्रोटीन का। अब जब आगे आओगे तो हमारे पास क्या है? ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के बाद जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इंटर करेगा, जब खाना जो है डाइजेस्टेड, प्रोटियोन्स, प्रोटियोजेस और प्रोटीन्स, ये तीनों इंटर करेगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा तो ये जो है फिर से यहाँ पे प्रोटीन। अब सुनना, यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? पेनक्रियाज। क्या नाम है इसका? पेनक्रियाज। अब ये जो पेनक्रियाज है वो क्या रिलीज करता है? एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है? टाइलिन। तो पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? एक एंजाइम जिसका नाम क्या होगा? ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन नाम है इसका, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करके प्रोटियोन्स एंड पेप्टिडेज बनाता है। तो इस पे एक्ट करेगा कौन? ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। और ट्रिप्सिन एक्ट करके क्या बनाएगा? प्रोटॉन्स एंड प्रोटियोजेस, ठीक है? अब इस पे कौन एक्ट किया? ट्रिप्सिन। तो अब हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं, बताओ कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कितने एंजाइम चाहिए? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन चाहिए, जो कि कहाँ पे है? स्टमक में। प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन चाहिए, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, बट वो रिलीज कहाँ से होगा? पेनक्रियाज से। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना, अब ये जो प्रोटियोन्स और प्रोटियोजेज है उसका अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, एंड प्रोटियोजेज का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक एंजाइम होगा जो कि इस पे एक्ट करेगा और इसको फिर से कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? डापेप्टाइड में, डापेप्टाइड में। तो डापेप्टाइड में जो कन्वर्ट करेगा उस एंजाइम का नाम क्या है? डापेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, डापेप्टाइडेज। तो ये जो डापेप्टाइडेज एंजाइम है, वो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो प्रोटियोन्स और प्रोटियोजेस को किस में कन्वर्ट कर देता है?
वो कन्वर्ट कर देता है डाइपेप्टाइड। क्लियर है जी? अब देखना, अब ये डापेप्टाइड जो है, ये जो डापेप्टाइड है, डापेप्टाइड जो है वो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। अब ये जो डापेप्टाइड है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसका नाम होता है अमीनो पेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज। इसका नाम क्या है? अमीनो पेप्टाइडेज। तो डापेप्टाइडेज इस पे एक्ट करेगा अमीनो पेप्टाइडाइज और उसको कन्वर्ट किस में कर देगा? अमीनो एसिड में। इस तरीके से जो है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पूरे तरीके से तुम्हारा खत्म हो जाता है। रिपीट करते हैं एक बार फिर से, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो स्टार्ट कहाँ होता है? स्टमक में। स्टमक में क्या होगा? डाइजेशन और स्टार्ट होगा, प्रोटीन जो है वो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो वही प्रोटीन पे फिर एक्ट करेगा कॉन्ट्रिप्सिन, जो रिलीज कहाँ से होता है? पेनक्रियाज से, और प्रोटीन और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो प्रोटॉन्स और प्रोटियोसिस है उस पर डापेप्टाइड एक्ट करेगा और उसको डापेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये डापेप्टाइडेज पे अमीनो पेप्टाइडेज एक्ट करके उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म था वो था ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जिसको जो है वो डाइजेशन किया कार्बोहाइड्रेट से लेकर के, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म। उसी तरीके से प्रोटीन का जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो अमीनो एसिड, और हम लोगों ने अमीनो एसिड तक पहुंच गए। अब लास्ट जो पोर्शन बचता है हमारा वो है फैट्स, और फैट का डाइजेशन देखने वाले हैं जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड वी हैव फैट। तो डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो फैट का डाइजेशन, जैसे कि वहां पे सबसे पहले देखो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक, एंड फैट का डाइजेशन स्टार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बस सीक्वेंस भी ध्यान रखो और सीक्वेंस से पढ़ो। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक, एंड फैट का डाइजेशन स्टार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले ये हो गया बकल कैविटी, जिससे भी हमको काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन हो नहीं रहा है इसका। फिर ये हमारे पास स्टमक, यहाँ से भी हमको काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन हो नहीं रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये हमारे पास क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, यहाँ की ना बोलो। तो यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होगा। अब सुनना, डाइजेशन जो कराता है फैट का उसका नाम होता है लाइपेज। क्या करवाता है? लाइपेज। अब यहाँ पे बताओ, इसके पास सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारा एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? लीवर। तो लीवर, और इस तरीके से ये गॉल ब्लाडर है ना, और इस तरीके से ये डक्ट खुलता है, और ये डक्ट ऐसे आता है, फिर ये डक्ट इसके साथ मिल जाएगा, और ये ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये ड्यूडेनम वाला पोर्शन है। ये जो डक्ट है, ये डक्ट का नाम होता है हेपेटिक डक्ट। क्या नाम है इसका? हेपेटिक डक्ट। ये जो डक्ट है इसका नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। और ये क्या है? गॉल ब्लाडर है, ये गॉल ब्लाडर। ठीक है जी, गॉल ब्लाडर। ये है लीवर का हेपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट है, गॉल ब्लाडर। इसका नाम क्या है? कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ओपन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सुनना, बाइल जूस जो है, बाइल जो है वो क्या करेगा? जो देखो, फैट जो हम लोग खाते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स होता है, बड़ा फैट मॉलिक्यूल होता है। तो जो बिग फैट मॉलिक्यूल है ना, बिग फैट मॉलिक्यूल, बिग फैट मॉलिक्यूल्स जिसे हम लोग खा रहे हैं उसको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा क्योंकि लार्ज फैट मॉलिक्यूल को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दो। तो जब इसको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उसका नाम होता है बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस के अंदर ही बाइल सॉल्ट होता है जो रिलीज कहाँ से होता है? लीवर से। अब ये बाइल बिग मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कौन कर रहा है? बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? बिग मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। अब इस स्मॉल मॉलिक्यूल पे, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट है उस पर कौन एक्ट करेगा? एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम होता है लाइपेज। अब लाइपेज जो है वो एक्ट करेगा, कौन सा लाइपेज है ये इंटेस्टाइनल लाइपेज है। कौन सा लाइपेज है? पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल लाइपेज। इस पे एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट किस में कर देगा? फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्लियर है जी? फैट का डाइजेशन क्लियर। तो ये जो टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक डाइजेशन, ये हमारा कंप्लीट होता है। चलो अब स्टार्ट करने वाले हम लोग क्या? अब स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड प्रोसेस, जिसको क्या बोलते हैं अपन? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस को हम शुरू करते हैं।
तो अब सेकेंड आता है क्या, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, हाँ तो सुनना, रेस्पायरेशन क्या होता है, जब भी जैसे कि देखो क्या हुआ, डाइजेशन, देखो क्या क्या प्रोसेस होता है सुनना। सबसे पहले एक प्रोसेस था डाइजेशन। तो डाइजेशन, सबसे पहले डाइजेशन वाले पूरे प्रोसेस में स्टार्ट कहाँ से होता है, देखो सबसे पहले खाना को हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंजेशन। ठीक है जी, इंजेशन सबसे पहला प्रोसेस। अब खाना को जब खा लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट। तो जो सेकेंड स्टेप होता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर फूड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नॉन एज डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद एक प्रोसेस आता है जिसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा 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 क्या होता है, विलाई होता है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जो इनफोल्डिंग होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और एब्जॉर्प्शन होता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन है ना, एसिमिलेशन। तो ये जो एसिमिलेशन होता है वो क्या होता है, तो एसिमिलेशन में होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड था जैसे ग्लूकोज, तो उसको हर एक सेल के पास पहुंचाना, हर एक सेल के पास पहुंचाना, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर करना क्या कहलाता है, इजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब ये एसिमिलेशन पे फोकस करो, क्योंकि एसिमिलेशन में हो क्या रहा है, एसिमिलेशन में हो ये रहा है कि ग्लूकोज जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाया था, इस प्रोसेस को हमने बोला था डाइजेशन। हाँ कि ना बोलो, इस प्रोसेस का नाम क्या है, डाइजेशन। तो इस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनना कहलाता क्या है, डाइजेशन। अब इस डाइजेशन से इस ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना, ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। ठीक है जी। अब इस ग्लूकोज को, अब इस ग्लूकोज को, ग्लूकोज से एनर्जी निकालना है ना, इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। इस ग्लूकोज से प्लस ऑक्सीजन का यूज करके है ना, C6H12O6 को यूज करके CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाना, इसी को रिस्पायरेशन कहते हैं। यह है हमारा ATP, इसको बनाना क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। ये है वाटर, ये है H2। ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि O2 मिल रहा है या नहीं, उस अनुसार हमारा रिस्पायरेशन का भी अलग अलग टाइप होता है। जैसे इस रिस्पायरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, इस रिस्पायरेशन का बहुत प्रोसेस है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें, और क्या होता है, लिंक रिएक्शन होता है इसमें, और क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है इसमें। क्लियर है जी, तो इतने तरीके का प्रोसेस होता है। और लास्ट में क्या होता है हमारे पास, ETS, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इस तरीके से लास्ट में जो है ATP, H2O और CO2 बन जाता है। क्लियर है। अब देखना ये जो पूरा प्रोसेस है उसको करने वाले, तो इस तरीके से सबसे पहले देखो इसका जो लोकेशन होता है, देखो सबसे पहले क्या, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जो रिस्पायरेशन का पार्ट है, उसका लोकेशन क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल का साइटोप्लाज्म। फिर लिंक रिएक्शन का क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये लिंक रिएक्शन होता है। क्रेब साइकिल भी कहाँ होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ई क्या होता है, ETS कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि देखो फिर से देख लेते हैं एक बार अच्छे से, ये हमारे पास है सेल, और ये है हमारे पास क्या, इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज का कन्वर्ट होना पायरुविक एसिड में, ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब इस पायरुविक एसिड का मैट्रिक्स में जाना और जा करके पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है लिंक रिएक्शन। अब इस लिंक रिएक्शन में एक साइकिल होता है जिसका नाम है क्रेब साइकिल, और इसमें क्या निकलेगा, NADH प्लस FADH2 प्लस ATP। ठीक। और उसके बाद इस प्रोसीजर में H प्लस यहाँ इकट्ठा करके, और यहाँ पे ADP से क्या बन जाएगा, ATP। इस पूरे प्रोसीजर में को रिस्पायरेशन कहेंगे। चलो आगे बढ़ो। अब एक एक करके इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना। देखो अब क्या होगा कि इस प्रोसीजर को क्या बोल रहे अपन, रिस्पायरेशन। अब देखो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ ये CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाता है। अब देखो O2 मिलेगा या ना मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का रिस्पायरेशन कर रहा है। तो हमारे पास जो रिस्पायरेशन होता है वो 3 तरीके का है। जैसे कि देखो C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, CH3C डबल बॉन्ड O COOH, ये क्या है, पायरुविक एसिड। तो इस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं क्या हम लोग, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये होता कहाँ है, ये होता है साइटोप्लाज्म में।
ठीक है। अब ये जो पैरुविक एसिड है, वो पैरुविक एसिड फिर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, पैरुविक एसिड फिर जो है वो कैसे बनेगा आगे, जैसे मान लो इस पैरुविक एसिड से क्या बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसको किस तरीके का ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये पैरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा वो पता चलेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इसको कि O2 absent है, O2 क्या है, absent है, O2 दे नहीं रहे हैं। अगर O2 तुम दोगे नहीं तो पता है इससे क्या होगा, इससे जो है वो केवल और केवल O2 अगर नहीं दोगे तो ये बनने वाला है CO2 प्लस 2 ATP, मात्र 2 ATP बनेगा। अगर तुम इसको O2 लिमिटेड सप्लाई में दोगे तो CO2 नहीं बनेगा, बस यहाँ पे क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जब बनेगा, इसी ये जो प्रोसेस है O2 एब्सेंट वाला, ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, मसल्स के सेल में होता है। ठीक है, इसी को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं और इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ O2 एब्सेंट है और यहाँ पे और क्या बनेगा, और यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, तो अल्कोहल बन रहा है इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद एक हमारे पास प्रोसीजर है जिसमें क्या है, O2 प्रेजेंट है, हाँ कि ना। तो जब इसमें O2 प्रेजेंट है तो O2 प्रेजेंट है तो कौन सा रिस्पायरेशन होगा, इसको बोलेंगे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है वो क्या होता है, यहाँ पे CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस 38 ATP बनता है। तो इस तरीके से हमारा रिस्पायरेशन भी क्लियर हो गया। मतलब हम लोगों ने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन खाया, उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट करके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज में तोड़ दिया, ग्लैक्टोज में तोड़ दिया। अब उसके बाद उसको जो है एसिमिलेशन करवा के सेल के पास पहुंचा दिया, सेल के पास ग्लूकोज को फिर एटीपी में कन्वर्ट करा दिया, रिस्पायरेशन खत्म। बट अब एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ठीक है, O2 तो हमने जो है इसको यूज करवा खत्म कर दिया, लेकिन अब O2 जो है वो O2 जो हमारे खत्म करवा दिया, लेकिन O2 हमारे बॉडी में गया कैसे, हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ब्रीदिंग बोलते हैं। तो चलो ब्रीदिंग देख लेते हैं फटाक से, ब्रीदिंग क्या होता है, हाँ कि ना बोलो। ठीक है जी। ये सब जितना भी नोट्स है ना, इसको पॉज करके और जो है नोट कर लिया करो, है ना। चलो चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रीदिंग। थर्ड क्या है हमारे पास, ब्रीदिंग कैसे करते हैं हम लोग। तो सुनना, ब्रीदिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है, कंसिस्ट करता है दो प्रोसेस, एक का नाम क्या बोलो, इनहेलेशन, और दूसरा का नाम क्या है, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और क्या बोलते हैं उसको, एक्सहेलेशन। अब देखना इसी में, इसी बात इन्हीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनहेलेशन मतलब सांस का अंदर जाना। ठीक, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि जो हमारा लंग्स है, लंग्स जो है हमारा, है ना, लंग्स, तो आवर लंग्स इज स्पॉन्जी। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी का मतलब क्या हुआ कि वो पूरा ऐसा मस्कुलर बना है जो कि पूरा स्पॉन्जी है। ठीक है, लेकिन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट अल्टर द वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डायरेक्टली। डायरेक्टली जो है हम लोग वॉल्यूम ऑफ लंग्स को जो है वो अल्टर नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन वी कैन अल्टर द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो थोरेसिक कैविटी कहाँ के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। तो देखो ये है थोरेसिक कैविटी, इस तरीके से थोरेसिक कैविटी है। और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, देखो ये हो गया ट्रैकिया, और ये तुम्हारा ट्रैकिया, और उसके बाद इस तरीके से ये ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ये बहुत सारा ब्रोंकियोल्स। तो देखो ये है लंग्स, है ना, इस तरीके से जो है वो लंग्स प्रेजेंट है। अब देखना ये जो थोरेसिक कैविटी है, यहाँ क्या है, रिब्स है, बहुत सारा रिब्स ऐसे, इस साइड होता है रिब्स, है ना, और इस साइड क्या है, रिब्स, दोनों लेटरल साइड में रिब्स है, और डाउन साइड में जो नीचे है वो क्या है, डोम शेप डायफ्राम। ये क्या है, डोम शेप डोम शेप डायफ्राम। तो ये जो डोम शेप डायफ्राम है वो कहाँ प्रेजेंट है, लोअर पे प्रेजेंट है ना। लोअर पे कौन प्रेजेंट है, डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट है। अब देखना जी, तो ये हो गया हमारे पास क्या, लेटरल साइड। तो ये जो हमारा थोरेसिक कैविटी बना है, चलो देखो ये थोरेसिक कैविटी, तो इस साइड से जो है वो रिब्स आ रहा है, आगे जो है हमारे पास स्टर्नम, पीछे जो है वो वर्टिबल कॉलम, और लेटरल साइड में, और नीचे से कौन है, डोम शेप। तो बताओ ये जो फॉर्म हो रहा है वो अप साइड में कौन है, बताओ ऊपर में कौन है, स्टर्नम, है ना। और बात करें बैक साइड में, डॉर्सली कौन है,
डॉर्सली कौन है ना, डॉर्सली। पीछे में कौन है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। और इसको अब बोलो या फिर क्या बोलो, वेंट्रल साइड, है ना। वेंट्रल मतलब होता है आगे, तो आगे में कौन है, स्टर्नम। डॉर्सल में कौन है, वर्टिब्रल कॉलम। लेटरल साइड में कौन है बोलो, तो लेटरल साइड में जो है वो कौन है, लेटरल साइड में जो है वो रिब्स है। रिब्स जो है वो लेटरल साइड में है ना। और बॉटम पे कौन है बोलो, बॉटम पे कौन है, डायफ्राम। ठीक है। अब सुनना इन कैसे होता है। अब बॉयल्स लॉ कहता है, केमिस्ट्री का एक लॉ है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। मतलब कि तुम अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या फिर वॉल्यूम को घटाओगे तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है जी। चलो, तो इनहेलेशन में क्या, एक और चीज हमें पता है क्या, एक और चीज पता है क्या, बोलो क्या पता है हम लोगों को, अरे बोलो कि हवा जब भी मूव करता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, हाँ कि ना। तो एयर एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अरे बोलो। ठीक है। तो बताओ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा। तो अब सबसे पहले इनहेलेशन में क्या होता है, एयर फ्रॉम आउटसाइड, है ना, मूव इनसाइड, हाँ कि ना। तो एयर बाहर से अंदर आ जाता है। तो एयर बाहर से अंदर क्यों आया, एयर फ्रॉम आउटसाइड मूव इनसाइड, इसका मतलब क्या है कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम होना चाहिए था। तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम होगा तभी तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि एयर बाहर से अंदर आता है, इसका मतलब देयरफॉर, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर प्रेशर जो है जिसको हम लोग पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर शुड बी शुड बी लो। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज, वी हैव टू इंक्रीज। अगर हमको थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा तो करेंगे कैसे, तो इसके लिए होगा कैसे, इसके लिए 4 स्टेप है। पहले जो तुम्हारा डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे चला जाएगा। देखो ये नीचे चला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ कि ना बोलो, हाँ। तो डायाफ्राम मूव्स डाउन एंड बिकम फ्लैटेंड, मतलब सीधा हो जाएगा। अभी डॉम में सीधा हो जाएगा। दूसरा, स्टर्नम स्टर्नम जो है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक। स्टर्नम एंड रिब्स दोनों जो है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और एयर जो है फ्रॉम आउटसाइड एयर फ्रॉम आउटसाइड, है ना, मूव मूव टू इनसाइड। आउटसाइड से कहाँ मूव कर जाएगा बोलो, इनसाइड। इसी को क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। खत्म। एक्सपायरेशन में भी क्या होगा, एक्सपायरेशन में क्या होता है कि एयर फ्रॉम लंग्स, है ना, मूव आउटसाइड। तो एयर लंग से आउटसाइड मूव करता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, शुड बी हाई हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ कि ना, हाँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर होना चाहिए। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर होगा इसका मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम। तो वॉल्यूम कम होने के लिए सबको, है ना, सबको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल पोजीशन पे आना पड़ेगा। मतलब डायाफ्राम को कहाँ आना पड़ेगा, डायाफ्राम को नॉर्मल पोजीशन पे। तो कैसा शेप हो जाएगा इसका, डोम शेप। फिर दूसरा क्या हो जाएगा बोलो कि रिब्स को एंड स्टर्नम को, है ना, एट देयर कम्स एट देयर नॉर्मल पोजीशन। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और एयर फ्रॉम लंग्स मूव टू एटमोस्फेयर। तो इसी को क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन क्लियर है, पूरा डन। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या बच गया है, अब बच गया हमारे पास एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। बस 5 मिनट में ये भी खत्म हो जाए, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलो, चलो, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन।
अब सुनो, एयर तो हम लोगों ने लंग्स में ले आए, अब एयर को लंग्स में आने के बाद एयर को अब कहाँ जाना पड़ेगा, हार्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड के पास, ब्लड के बाद हार्ट में, हार्ट से पूरे बॉडी में जाना पड़ेगा। तो चलो, ये था हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये, और ये हमारा था क्या, लंग्स। ठीक है, अब देखना, ये बहुत सारे ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ये क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हो गया किसमें, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई किसमें डिवाइड हो गया बोलो, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। और फिर ब्रोंकियोल्स में जो है ये क्या है, सबसे में ये तुम्हारा एल्वोलाई डक्ट है ना, एल्वोलाई डक्ट, उसके बाद फिर क्या आएगा, एल्वोलाई आएगा, क्या आएगा, एल्वोलाई। अब सुनना, ये हर एक एल्वोलाई के पास, हर एक एल्वोलाई, एक लंग्स में कितना होता है, 1 मिलियन एल्वोलाई, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अब इसके पास क्या होता है, ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं। अब यहाँ से O2 जो आया, वो O2 कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल से जो है O2 जो है वो इस पोजीशन पे जाएगा, और इस पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट। तो पल्मोनरी वेन के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में पंप किया जाएगा, हाँ कि ना बोलो। तो चलो हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो, ये है डायग्राम हार्ट का, इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये हार्ट का डायग्राम। अब देखना, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे कौन है बोलो, यहाँ पे कौन है, अरे बोलो, ये क्या है, ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, हाँ कि ना, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। तो पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है, ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा, ये कौन क्या होता है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, अरे बोल लो। तो यहाँ से जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से इसके पास आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा वेना कावा। वेना कावा क्या करता है कि जितना भी टिश्यू के पास CO2 बन रहा था दौरान रिस्पायरेशन, तो वो कहाँ पहुंचेगा, वेना कावा के थ्रू इसके पास पहुंचेगा, हाँ कि ना पहुंचेगा बोलो। अब यहाँ पे जब आ गया, तो इस पोजीशन पे जो प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है कस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व। और इस कस्पिड वाल्व का नाम क्या है, यहाँ जो प्रेजेंट है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, डाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है इसका, बाइकस्पिड वाल्व। अब तो देखो, इसमें जो है वो ब्लड यहाँ से जो है इसमें पहुंच गया, इसका जो वॉल होता है वो कम थिक होता है, इसका जो वॉल है बहुत ज्यादा थिक होता है, क्योंकि इसको ये एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाना है, और इसको बस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचाना है। अब यहाँ देखो, ये जो है वो पूरे बॉडी में जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा क्लियर हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम लोग पहुंचते हैं एक्सक्रीशन पे। ठीक है जी, एक्सक्रीशन पे आ जाओ। लास्ट टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस इन एनिमल का, कौन सा, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो एक्सक्रीशन हमें पता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, किडनी के द्वारा होता है। तो किडनी जो हमारा कौन सा है, पांचवा, क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसे होगा, किडनी के द्वारा होगा, किससे द्वारा होगा, किडनी से, थ्रू किडनी। ठीक है, तो किडनी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चलो। अब देखो, ये क्या आ रहा है, ये वेन आ रहा है, ये आर्टरी है, ये वेन है। अब इस तरीके से जो है वो कहाँ इंटर करेगा, ऐसे, है ना, ये आएगा। अब यहाँ पे जो है वो ऐसे जो है वो प्रेजेंट होगा इस तरीके से। ठीक है, ये है किडनी। किडनी का लोकेशन कहाँ होता है, किडनी की अगर लोकेशन की बात करोगे, तो इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, लास्ट थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, थर्ड लंबर वर्टिब्रा, वर्टिब्रा मतलब ये जो वर्टिबल कॉलम दिख रहा है, इसमें से लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में जो किडनी का लोकेशन है। ठीक है जी, ये इसका लोकेशन है। अब इसका जो है वो कैसा हो, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। इसका जो लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, जो विड्थ होता है वो 8 तुम्हारा 7 से 8 सेंटीमीटर का होता है, और 3 से 4 सेंटीमीटर का इसका विड्थ होता है, मतलब मोटाई होता है। अब यहाँ से जो है इस पोजीशन पे जो है वो कौन प्रेजेंट होता है, किडनी प्रेजेंट होता है। और किडनी में बहुत सारे यूनिट होते हैं, इसका शेप इस तरीके से दिखता है, जिसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ये होता है कॉर्टेक्स, और ये होता है मेडुला। तो मेडुला जो है वो डिवाइड होता है मेडुलरी पिरामिड में, मेडुला
मेडुलरी पिरामिड में, ठीक है जी, मेडुलरी पिरामिड में। ठीक, अब देखना इसका जो है तो एक लोकेशन, अब देखो जो यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन, तो देखो नेफ्रॉन इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऐसे, तो एक किडनी में ऐसे जो है वो नेफ्रॉन होता है इस तरीके से। तो एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होगा, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, इन वन किडनी देर इज अ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। जैसे कि अगर हम इसी का डायग्राम बनाना चाहें तो अगर देखो मेडुला और कॉर्टेक्स का डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, ये है तुम्हारा मेडुला और इस तरीके से जो है वो कौन है, वोमेन्स कैप्सूल, कौन है ये, जो इस तरीके से आएगा और यहाँ पे ये जब इंटर करेगा तो ये पीसीटी बनाएगा, है ना, ये देखो इस तरीके से। कॉर्टेक्स में क्या होगा, जैसे ये ऐसे जाएगा फिर ये इंटर करेगा, ये है कॉर्टेक्स। अब ये कॉर्टेक्स के बाद लूप ऑफ हेनले और उसके बाद ये ऐसे जाएगा, फिर ये डीसीटी आएगा, फिर ये ऐसे कलेक्टिंग डक्ट आएगा, ठीक है जी। तो ये एक नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन है और वन ईच किडनी हैव, है ना, क्या लिखोगे, ईच किडनी हैव मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, मतलब एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होगा, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होगा। अब इसका बात करोगे तो ये जो है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन कौन सा है, वोमेन्स कैप्सूल, ये क्या है, वोमेन्स कैप्सूल। ये कौन सा पोर्शन है, पीसीटी, और ये कौन सा पोर्शन है, डीसीटी, और ये क्या है, लूप ऑफ, सॉरी ये है कलेक्टिंग, और ये क्या है, लूप ऑफ, ठीक है जी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है क्या, लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब इस तरीके से जो है वो पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या होगा कि ऐसे ब्लड आएगा और इस तरीके से ब्लड जो है चला जाएगा। ये जो पार्ट है वो है इफरेंट आर्टरियोल और ये क्या है, एफरेंट आर्टरियोल। तो एफरेंट आर्टरियोल से और इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है। तो देखो अब बताना, इसका पैम्प जो है, एफरेंट का पाइप बहुत मोटा होता है और इसका पाइप बहुत छोटा होता है, तो प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं बोलो, तो इससे ज्यादा ब्लड आएगा और पाइप कम जाएगा, मतलब मोटर से पानी डालते हैं और आगे चिपका दे तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से इधर ब्लड चल जाएगा। अब देखो ब्लड इधर से आएगा और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो अच्छे से अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये इस तरीके से बनेगा, ये है पिट्यूटरी और इस तरीके से जाएगा और ये कलेक्टिंग डक्ट और इस तरीके से, और ये बनेगा डीसीटी और ये, ठीक है जी। अब देखना यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्लड आएगा और इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आओगे तो इसमें ऐसे इस तरीके से पीसीटी में क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस का नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक। इस प्रोसेस में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है कि ब्लड वेसल्स से में क्या करना, ब्लड वेसल से इसमें रीएब्जॉर्ब करना। अब एक और प्रोसेस है जिसका नाम क्या होता है, सिक्रेशन, ठीक है। इस तरीके से एक्सक्रीशन भी हमारा खत्म हो गया। तो लाइफ प्रोसेस का वन शॉट कंप्लीट, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।